नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है सभी साथियों का आज के रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां हम देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो जल्दी से सेशन को साझा कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत है आज के मोटिवेशन से। साथियों, आज का मोटिवेशन है कि डू द बेस्ट यू कैन अंटिल यू नो बेटर देन व्हेन यू नो बेटर डू बेटर। जब तक पता ना चल जाए अपना बेस्ट करते रहिए, और जब आपको उससे भी अच्छा पता चल जाए तो वो करिएगा। समटाइम्स आप में से बहुत से लोग इस इंतजार में होते हैं कि मैं जब सब कुछ सही होगा तभी बाहर निकलूंगा, जब सब कुछ मुझे पता चल जाएगा कि कैसे सिलेक्शन होता है तभी तैयारी में उतरूंगा, जब मुझे यह जानकारी हो जाएगी कि मेरे जीवन के लिए बेहतर क्या है तभी मैं कोई कदम उठाऊंगा। इस इंतजार में आप बहुत सारा समय बिता देते हैं और यह समय आप लोगों का लौट कर नहीं आता है। स्टूडेंट लाइफ में आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड में दिशा पकड़ के निकल लें कि दिशा यही है, सिलेक्शन लेना है और लेने के लिए पढ़ना अब से शुरू कर रहे हैं। फिर चाहे पहले हिस्ट्री समझ में आए चाहे ज्योग्राफी, जो समझ में आ रहा है निकल लीजिए। रास्ता बीच में निकाल लेंगे कि हमें लिखकर पढ़ना पसंद है कि बोल के पढ़ना पसंद है, बैठ के पढ़ना पसंद है कि चल के पढ़ना पसंद है। रास्ता बीच में निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानना शुरू करते हैं दुनिया की एक बेहतरीन खबर। साथियों, जब आप और हम देश के लोकसभा चुनावों में बिजी थे, उसी समय पर दुनिया में एक और घटना घटी थी जिससे हमने संसदीय प्रणाली अपनाई। उस देश में भी चुनाव का बिगुल बज चुका था, लेकिन क्या करें, आपकी और हमारी चर्चा में वो जगह ही नहीं बना पाया। जी हां, चर्चा कर रहे हैं हम उनकी जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया। आज वो इतने पीछे छूट गए कि आपकी और हमारी चर्चा में वो जगह नहीं बना पाए। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में जिस समय आप मेरा ये सेशन सुन रहे हैं, संभवतया उस समय तक ऋषि सुनक अपने पद से इस्तीफा दे चुके होंगे, क्योंकि वहां पर हुए आम चुनावों में, जनरल इलेक्शंस में ऋषि सुनक हार चुके हैं। और हारे हुए ऋषि सुनक के स्थान पर अब लेबर पार्टी के नेता प्रधानमंत्री पद पर आने जा रहे हैं। एक लंबे समय से कंजर्वेटिव पार्टीज का चला आ रहा शासन खत्म होने जा रहा है। टोरी एमपीज का शासन खत्म होने जा रहा है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ब्रिटेन में अपने पद से इस्तीफा देने वाले, इसीलिए यह खबर खास हो जाती है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। भारत के अंदर इलेक्शन हुआ, भारत के इलेक्शन में जो कुछ हुआ हमने उस पर चर्चा की। इलेक्शन के बाद में हमने अमेरिका के इलेक्शंस को लेकर जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हुई उन पर चर्चा की। इसके बीच में ही कहीं ब्रिटेन का इलेक्शन आ टपका। आना तो इसको भी साल के अंत में था, लेकिन ऋषि भैया थोड़ी जल्दी कर गए। क्यों जल्दी कर गए, जल्दी बताएंगे आपको। लेकिन इन्होंने चुनाव करवा डाले और चुनाव की हेडलाइन ये बनी कि कल के दिन इलेक्शन हो गए यूके के अंदर, और आज सुबह सुबह जब आप सेशन सुन रहे हैं इस समय रिजल्ट्स भी आने शुरू हो चुके हैं। इनकी पार्टी बहुत बुरी तरह पिछड़ रही है। इनका जो मुकाबला है यहां पर ये कीरी नाम के जो व्यक्ति हैं इनके साथ है, जो कि लेबर पार्टी के नेता हैं। कीर स्टारमर नाम है, जो कि आने वाले समय में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे, जो कि ऋषि सुनक के खिलाफ जबरदस्त प्रचार किए और जबरदस्त प्रचार में इन्होंने ऋषि सुनक को पछाड़ दिया है, ऐसा एग्जिट पोल्स ने भी बताया और इस समय आ रहे रिजल्ट्स ने भी बताया। साथियों, यूरोप के अंदर यूनाइटेड किंगडम, ये दुनिया का वो देश जिसने दुनिया पर शासन किया था। ये वो देश जिसने सूरज उगता और सूरज छिपता उतनी दूर तक इसने अपना शासन फैला कर रखा था। आज इसी पर शासन के लिए चुनाव हुआ है और इस पर शासन का चुनाव आखिरी बार 2019 में हुआ था। 5 साल के लोकतांत्रिक चुनाव का इस बार चुनाव दिसंबर 2024 में प्रस्तावित था। 2025 में नए प्रधानमंत्री बनने थे, लेकिन ऋषि भैया जल्दी चुनाव करा ले गए। जल्दी चुनाव क्यों करा ले गए, इसका कारण भी थोड़ा जान ही लेते हैं। क्योंकि ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बनकर आए थे तो इनसे पहले वाले प्रधानमंत्री ब्रिटेन में एक चैलेंज भुगत रहे थे, और वो चैलेंज क्या था कि इकोनॉमी को बड़ा ही दिक्कत हो रहा था। ऋषि भैया इस चीज में काफी कुछ करने में कामयाब हुए, महंगाई को कंट्रोल में ला दिए। जो महंगाई जब ऋषि भैया आए थे तब 11% के आसपास चल रही थी, उसको आप लाकर 2.5% के आसपास छोड़ दिए। ब्रिटिशर्स खुश थे कि ऋषि सुनक ने बहुत अच्छा काम किया है, और ऋषि सुनक को भी यही लगा कि लोगों में मोमेंटम है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्यों ना इसका लाभ उठा लिया जाए। दूसरा कारण माना जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी में ही एक धड़ा, यानी ऋषि भैया जिस पार्टी से आते हैं
उन्हीं की पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि सुनक प्रधानमंत्री रहें। तो सुनक ने सोचा कि हमारे पक्ष में माहौल है तो हम पहले ही इस्तीफा देकर चुनाव करा लेते हैं। और तीसरा बड़ा कारण बताते हैं कि 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी इस समय पर जब पद पर जब तक बैठी हुई थी, उन्हें लेबर पार्टी से काफी वो दिख रहा था। लेकिन लेबर पार्टी को अगर चुनाव प्रचार का समय ना दिया जाए, क्योंकि दिसंबर में चुनाव टेक्निकली प्रस्तावित थे, अगर उन्हें प्रीपोन करा लिया जाए तो लेबर पार्टी तैयार नहीं रहेगी और कम तैयारी के साथ जब वो चुनाव में उतरेगी तो वो फिर इनके सामने कहीं नहीं टिक पाएगी। बस इसी को ध्यान में रखते हुए ऋषि भैया चुनाव का अनाउंसमेंट करा दिए। इसी बीच में ऋषि जी जो हैं वो अपने लिए एक जबरदस्त प्लान भी ले आए थे, और वो क्या था, इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने इमिग्रेशन वाले मामले पर रवांडा रिपोर्टेशन स्कीम का प्रॉपर कानून बनवा लिया। यानी कि जो इलीगली यहां पर आए हैं उन्हें रवांडा भेज दिया जाएगा। तो इन्हें लग रहा था कि ब्रिटेन के अंदर जो इमिग्रेशन वाला मुद्दा है, जो लगभग 40% आबादी के लिए बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पर ये अपने साथ में जनता को कर लेंगे। यहां की जनता 52% ऐसी है जो अर्थव्यवस्था को फोकस मानती है, अर्थव्यवस्था के आधार पर वोट करती है। तो बोले अर्थव्यवस्था में 11% महंगाई को मैंने 2.3% पर ला दिया, इमिग्रेशन के लिए रवांडा कानून ला दिया। अगर इन दो चीजों को मैंने टारगेट कर लिया तो बाकी चीजें तो फिर साथ में पैरेलली चलती चली जाएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए। इलेक्शन अनाउंस हुए, पिछले महीने इन्होंने सभा को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करके यहां पर चुनाव के अंदर उतर गए और लेबर पार्टी को कहा कि आ जाओ मैदान में देखते हैं। लेकिन लेबर पार्टी ने गजब तरीके से अपने चुनाव प्रचार को संभाल लिया। इसका बड़ा कारण क्या था कि ऋषि सुनक जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के एमपी ऋषि का साथ छोड़ दिए। 78 टोरी एमपी कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी को कहा जाता है, इन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया पहले ही। मतलब एक तरह से यह समझिए कि ये वो लोग थे जो दुनिया को यह मोमेंटम दे गए कि हम ऋषि सुनक से खुश नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ऋषि सुनक को चुनाव में तो उतरना ही था, अपने दम पर यह चीज को लीड कर रहे थे और ऐसी स्थिति में यह चुनाव कराने में कामयाब हुए। साथियों, ऋषि सुनक हो मतलब ब्रिटेन जैसा देश हो तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल बनता है कि हमारे यहां ईवीएम से मतदान होता है, इनके यहां कैसे होता है? इनके यहां बैलेट पेपर से ही मतदान होता है और यह मतदान भारत की तरह ही 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने की परमिशन देता है। और यहां पर हुए आम चुनावों में 7 जून को ही चुनावों की घोषणा कर दी गई थी। बिल्कुल भारत की तरह ही यहां के लगभग सारे काम चलते हैं। 6.7 करोड़ लोग ब्रिटेन में निवास करते हैं और उनमें से मतलब जो भारत के बाहर के मतलब जो यहां के बाहर के लोग हैं वो भी यहां पर वोट दे सकते हैं। जैसे भारत के अंदर लोकसभा में 543 सीटें हैं, ऐसे ब्रिटेन के अंदर लोकसभा में 650 सीटें हैं। जैसे भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे इनके यहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा को कहा जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स यहां पर लोकसभा को कहा जाता है। तो 650 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि यहां की लोकसभा है उसके अंदर बैठे हुए सांसद थे जिनका चुनाव होना था। इसी चुनाव के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट किया 650 सीटों के लिए। 784 इनके यहां पर अपर हाउस में यानी कि लोकसभा के अंदर उस राज्यसभा के अंदर लोग बैठते हैं। भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ही कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, बस अंतर यह है कि हमारे यहां राष्ट्रपति भी इलेक्टेड होता है, इसलिए भारत एक रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। वहीं ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति का पद है उसके स्थान पर राजा बैठा है, इसलिए वो मोनार्किक पद कहलाता है, यानी कि लोकतांत्रिक ना होकर राजशाही कहलाती है। तो लोकतांत्रिक राजशाही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस शब्द को नाम दिया जाता है, संवैधानिक राजशाही कहा जाता है, जो कि ब्रिटेन में देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए जिन 650 सीटों पर चुनाव हो रहा था उनमें 344 सीटें ऑलरेडी कंजर्वेटिव पार्टी के पास थी, यानी ऋषि सुनक के पास थी। लेकिन ऋषि सुनक आज से 2 साल पहले ही प्रधानमंत्री बने थे, 24 अक्टूबर 2022 को ही प्रधानमंत्री बने थे। तो ऐसी स्थिति में इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, बोरिस जॉनसन हो फिर चाहे वो लिज ट्रस हूं, उन दोनों के खिलाफ सेंटीमेंट था जिसके चलते प्रधानमंत्री पद पर ऋषि सुनक आए थे। ऋषि सुनक आए, चुनाव कराए, चुनाव के अंदर नतीजे अब तक आ चुके होंगे कि ये पद से हार चुके हैं। लेकिन फिर भी आप जानकारी में और कुछ जानकारी प्राप्त कर लें कि यूके में जो चुनाव है वो पोस्टल बैलेट और बैलेट के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है। यूके में 392 पार्टियां पंजीकृत हैं, जिन 392 पार्टी में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला रहता है। अगर मैं पिछले 15 सालों से पीएम की बात बताऊं तो यहां पर कंजर्वेटिव के ही पीएम चले आ रहे हैं, लेकिन डेविड कैमरून से फिर थेरेसा मे, फिर बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक, इनकी पार्टी के ये 5वें प्रधानमंत्री हैं। लंबे समय से ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में यहां पर बैठे हुए थे। कंजर्वेटिव पार्टी को एक प्रकार से मतलब भारत समर्थित पार्टी कह सकते हैं आप, या फिर ये कहिए कि बीजेपी की तरह माइंडसेट वाली पार्टी कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी प्रोग्रेसिव दिखाती है अपने आप को कि हम विकास को ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम उन मुद्दों पर, एक्सट्रीम मुद्दों के ऊपर स्टैंड रखना स्पष्ट तरीके से पसंद करते हैं, कुछ इस तरह का ये अपने आप का विजन मानते हैं। तो कहते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी और इंडिया का बीजेपी ये लगभग एक जैसी थॉट प्रोसेस के साथ ग्रो करते हैं। तो वहाँ पर इंडिया के लोगों में मतलब
मोमेंटम कंजर्वेटिव पार्टी के पक्ष में तब ज्यादा बनता है जब वो लोग भारत के समर्थन में कोई बात बोलते हैं। लेकिन ऋषि सुनक यहीं पर फेल मार गए। क्यों फेल मार गए? कि जब ये प्रधानमंत्री बनकर आए, असल में क्या है ना कि ब्रिटेन के अंदर लगभग 3.1% पॉपुलेशन, यहाँ की कुल पॉपुलेशन लगभग 6.5 करोड़ है, जहां पर लगभग 19 लाख भारतीय रहते हैं। उनमें से मतलब कि एक तरह से समझिए कि 3% पॉपुलेशन ब्रिटेन की भारतीय लोगों की है। और अगर कहा जाए तो यहूदियों के बाद में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली अगर कोई मतलब नस्ल है यहां पर, तो वो भारतीयों की है। उनमें भी हिंदू सबसे टॉप प्रायोरिटी पर आते हैं। लंदन में सेकंड टॉप मोस्ट मतलब टैक्स पेयर्स में यहां के हिंदू आते हैं। तो अब मुद्दा यह है कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन इन्होंने भारत के पक्ष में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे कि भारत के लोग जो वहां रह रहे हैं वो इनके पक्ष में मोमेंटम देख पाते। कंजर्वेटिव पार्टी के लिए केवल यह है एक बहुत बड़ा मुखौटा था कि ऋषि सुनक जो है वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन इन्होंने भारत पक्ष में कुछ नहीं किया। जैसे इनसे एक्सपेक्टेड था कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब तक नहीं हो पाया। बोरिस जॉनसन लगे हुए हैं लगातार 5 साल से, जब ये सबसे ये ब्रेक्जिट किए हैं तब से इनसे उम्मीद है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करेंगे, ये नहीं कर पाए। ये इनके फेलियर्स में काउंट हो रहा है। इससे भारतवंशी जो वहां रह रहे हैं वो इनसे खुश नहीं थे। नंबर दूसरी जो बात थी वो ये थी कि इन्होंने वीजा के नियमों को या फिर जो भारत के मूल के लोग वहां जा रहे हैं उनके नियमों को और सख्त कर दिया। बीइंग एन इंडियन, अगर आपको भारतीय लोगों को वहां पर आने देने में सहूलियत देनी थी तो सहूलियत देने से आपके पक्ष में मोमेंटम बनता। इन्होंने ऐसी कोई सहूलियत नहीं दी। तो ये केवल चेहरे के लिए ही भारतीय मूल के रहे, लेकिन भारतीयों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग इनके समर्थन में खड़े हो। तो इनका जो मजबूत आधार था वही इनसे छिटक गया और दूसरी तरफ चला गया। हालांकि ब्रिटेन के इतिहास में लंबे समय से पार्टीज में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी रही हैं। ऋषि सुनक चुनाव में आए और इनके आने के बाद से अमीर और गरीब के बीच में फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा लोगों का मानना है। ब्रिटेन के अंदर कुछ प्रमुख स्थान है जहां पर भारतवंशी लोग रहते हैं, जिनमें से मतलब 18 लाख के आसपास 18,64,000 भारतीय हैं। इनका नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इन दो भारतीयों को लुभाने के लिए दोनों ही लोगों ने, कैरी स्टर्न हो या फिर ये हो, या अपने अपने लेवल पर प्रयास करते रहे हैं कि भारतीयों को अपने साथ कैसे जोड़ करके लेकर आते हैं। ठीक है, तो 2024 में इंडियंस ने ऋषि सुनक का साथ नहीं दिया और परिणाम उसके सामने है, क्योंकि अल्टीमेटली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगर ये कैरी एक्सटर्न आते हैं, जो कि यहां पर केयर स्टारमर जो मतलब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अगर ये प्रधानमंत्री बनकर आते हैं तो इनसे उम्मीद है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ जल्दी कर लेंगे, ये ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल के लिए जब हमारा कंटेंट बन रहा था उस समय एग्जिट पोल्स चल रहे थे, उस समय पर एग्जिट पोल्स में ऋषि सुनक पिछड़ रहे थे, लेकिन जब मैं आपका सेशन लाने वाला हुआ उस समय तक ऋषि सुनक सॉरी बोल चुके थे और उन्होंने कहा कि भैया हम अपनी हार मान रहे हैं इस टाइप से। तो फिलहाल के लिए ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है और नए प्रधानमंत्री से उम्मीद भारत को यह रहेगी, क्योंकि 15 साल बाद यहां पर कोई नई रेजीम आ रही है लेबर पार्टी की, तो देखना होगा कि वो भारत के प्रति किस तरह का भाव रखती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो। और हां, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा मात्र 1499 में आप लोगों को अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारा हैंड रिटन मटेरियल जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो इन नोट्सों में है, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आप उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अधिक जानकारी के लिए इस कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। कोई अधिक जानकारी कमेंट बॉक्स में हो तो जरूर बताएं। हाँ जी, विकास ओरन, गोदी टीचर। हाँ विकास, थैंक यू। तुम्हारी गोदी में आके बैठा हूं ना मैं। तुम यहां भजिया तलने आए हो हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे तुम्हारी तरफ से ये बात सुनकर के, लेकिन मजबूरी देखो कि तुम कितने मजबूर हो कि मजबूरी में हमें सुनने चले आए। नहीं, कोई नहीं, भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ जी सर, प्रणाम। आपसे जुड़कर दुनिया जानने का मौका मिला, आपको सादर धन्यवाद। विवेक पटेल, थैंक यू सो मच भाई। स्वप्निल सर, हमारे देश में फिर ईवीएम क्यों? 140 करोड़ लोग हैं हम, 140 करोड़ लोग हैं, उनका एक दिन में वोटर पेपर से वोट कराना पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल नहीं है तो आप कहेंगे सर ईवीएम से भी कहां पॉसिबल है, 7 चरणों में कराते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछ करके ही ईवीएम को लागू किया था। इसमें किसी एक पार्टी का स्टेक नहीं है ना। चुनाव के सुधार मतलब दुनिया भर के अंदर एक विषय है। डन।
जो विकास है ना, कल हम इसको मतलब विकास को खोज लिए थे अंकित इंस्पायर इंडिया पर कि कहाँ गए विकास, तो वो विकास जो है यहाँ आकर लिख रहा है कि गोदी टीचर हो। तुम ही को खोज रहे थे कल हम अपने सेशन में शाम को कि विकास कहाँ गए, तो देखिएगा जा करके, हम खोजे थे तुमको और उसके बाद आकर तुमने कहा गोदी टीचर, हमें अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। तुम्हारी गोदी में बिठा लो यार हमें। चले आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। खबर है उल्लुओं की, कौओं की खबर है, उल्लुओं की खबर। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, मतलब कमेंट को सीरियसली ले लिए क्या? अरे नहीं भाई, खबर है साथियों कि अमेरिका जो है वो 5 लाख उल्लू मारने जा रहा है। अमेरिका 5 लाख उल्लू मारने जा रहा है, ये हेडलाइन है, सुर्खी बना हुआ है। आप देखिए कि यूएस वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल प्लान टू किल नियरली 4,50,000 बर्ड ऑल हेयर इज वाई। आज के सेशन में हम वही समझाने जा रहे हैं कि ये उल्लुओं को क्यों मारने जा रहा है। वैसे दुनिया में कहते हैं जो बेवकूफ है वो उल्लू कहलाता है, हालांकि ये शब्दों में है कि जैसे किसी व्यक्ति से आप घृणा करते हैं तो उसे किसी जानवर के नाम से संबोधित करते हैं, दिमाग के हिसाब से कोई बेवकूफ है तो उसे उल्लू नाम से संबोधित करते हैं। अमेरिका इसलिए उल्लू मारने जा रहा है, ये बात आपको आज के सेशन में समझनी है, ऐसा नहीं है। आज को थोड़ा सा इसको एनवायरमेंट से जोड़ेंगे, साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अमेरिका उल्लू मार रहा है तो केन्या वाले जो है ना वो भारतीय कौवे मार रहे हैं, इंडियन कौओं को केन्या वाले मार रहे हैं। ये हो क्या रहा है, मतलब लोग जानवरों को, पक्षियों को टारगेट क्यों कर रहे हैं, आज के सेशन में विस्तार से समझेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा होता है, इंडिया में भी कभी ऐसा हुआ था कि यहां पर बंदरों को मारने के लिए पैसे भी दिए गए थे। ये सारी बातें आज के सेशन में विस्तार से समझेंगे कि अल्टीमेटली दुनिया भर के लोग इस तरह से चीजों को क्यों मार रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे साथियों चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग आपके सामने केन्या की चर्चा कर रहे हैं। केन्या अगर आप अफ्रीका देखें तो अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट पर बैठा हुआ एक देश है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं। अगर आप यहां पर देखें तो ईस्टर्न पार्ट पर इक्वेटर के साथ जुड़ा हुआ देश केन्या है। और केन्या के बारे में मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, और वो ये है कि ये अफ्रीका के जो देश हैं उनकी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहूं, और वो ये है कि ये चूंकि इक्वेटर पर आ रहा है तो यहां पर क्लाइमेट बढ़िया सही मिलता है, इसकी वजह से यहां पर बहुत अच्छे अच्छे नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क में मसाई मारा नेशनल पार्क काफी फेमस नेशनल पार्क है, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। तो यहां जो केन्या है ना, इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और उसमें बहुत सारे जंगली जानवर मिलते हैं। जंगली जानवरों को घूमने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट जाते हैं। तो टूरिज्म केन्या की तीसरी सबसे बड़ी आमदनी का कारण है, मतलब इनकम सोर्स है। एग्रीकल्चर और टूरिज्म यहां का बड़ा सोर्स है, और इस टूरिज्म को इन कौओं से दिक्कत है। तो आज के सेशन में हम यही तो बताने वाले हैं कि कौवे क्यों मारने जा रहे हैं। तो आइए दुनिया के अफ्रीका के टॉप 10 इकोनॉमीज को अगर देखें तो उसमें केन्या दिखाई देता है, जो कि अफ्रीका की 3.7% जीडीपी का हिस्सा रखता है। नंबर 1 केन्या का इकोनॉमी सेक्टर के अंदर जीडीपी के अंदर 2012 से लेकर के 22 के अंदर 3.7% के हिसाब से अर्थ रहा। ये लोग अपने यहां कौवे मारने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में कौवे और उल्लू सब मरना आप सीखने वाले हैं, और आप इससे एनवायरमेंट का एक कंसर्न जोड़ने वाले हैं कि अगर इस प्रकार से इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर बैठे हुए पक्षियों को खत्म कर दिया जाएगा तो क्या यह इकोलॉजिकल इंबैलेंस पैदा नहीं कर देगा? यह एक बड़ा सवाल है। खबर है कि बैड न्यूज फॉर इंडियन क्रो इन केन्या, कंट्री वो टू किल ए मिलियन ऑफ देम इन नेक्स्ट 6 मंथ। अगले 6 महीने के अंदर 10 लाख से ज्यादा भारतीय कौवे मारे जाएंगे, यह सुर्खी निकलकर आ रही है। ठीक है साहब, भारतीय कौवे के बारे में जान लीजिए कि यह कॉर्वस स्प्लेंडस नाम से जाना जाता है। कॉर्वस स्प्लेंडस इंडियन क्रो है, यह नेपाल, भारत, बांग्लादेश इन तीनों के अंदर पाया जाता है, और इसको लीस्ट कंसर्न के अंदर डाला गया है। मतलब इसकी कोई को चिंता नहीं है, मर जाए तो कोई बात नहीं, IUCN भी इसकी चिंता नहीं करता है। केन्या का जो वाइल्ड लाइफ सोर्स है उनका कहना है कि हम इसको मारना चाहते हैं। इसके पीछे का जो बड़ा कारण बताया गया है वो ये है कि ये कौवा यहां पर बहुत कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। क्या नुकसान पहुंचा रहा है? तो बोले साहब इसकी वजह से जो हमारे यहां की छोटी इंडिजीनियस बर्ड्स है ना, उन बर्ड्स को जो केन्या के कोस्ट पर पाई जाती हैं, उन पक्षियों को यह कौवा खा जाता है। अच्छा, कौवे की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? एक तो ना ये मतलब दोनों प्रकार का भोजन करता है, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी है। और अगर इसको दोनों ऑप्शंस दे दिए जाएं, ओमनिवोरस टाइप का है, और अगर इसको ऑप्शन दे दिया जाए कि तुम मांसाहार प्रेफर करोगे कि शाकाहार, तो ये मांसाहार पसंद करता है। अब जब ये मांसाहार पसंद करता है तो ऐसी स्थिति में ये चिड़िया के अंडे, चिड़िया के छोटे चूजे, या फिर बहुत सारे रेप्टाइल्स,
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इन सबको खाने की मतलब इसके अंदर नेचर रहती है। तो प्रकृति में इसने अपने आप को बड़ा ही कंफर्टेबल तरीके से एक तरह से नॉन वेजिटेरियन पक्षी बनकर घूम रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, केन्या के तट पर जो टूरिस्ट आते हैं, तो केन्या के तट पर जो टूरिस्ट आते हैं वो यहां पर आकर के बहुत छोटे छोटे पक्षियों को घूमने और देखने आते हैं। ये जनाब क्या करते हैं कि ये उन पक्षियों को ही खत्म कर रहे हैं, जा जा करके उनके घोंसलों में घुसना, उनके अंडे खा जाना, और उनके अंडे खाकर मतलब ये प्यारी प्यारी जो चिड़ियां यहां पर दिख रही हैं, जो यहां पर बहुत प्रमुखता से पाई जाती हैं केन्या में, ये उनके घोंसलों पर कब्जा करना, उन चिड़ियाओं को मार के खा जाना, उनके अंडे खा जाना। यानी कि एक प्रकार से केन्या वाले और पक्षियों को बचाने के लिए अपने यहां के कौवे मारना चाहते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि साहब इनको मारना चाहते हैं तो इसका नाम इंडियन क्यों है, मतलब इंडियन क्रो नाम क्यों दिया गया है? तो भाई साहब इंडियन क्रो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ इतिहास में प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि ये कौवे इंडिया से ही केन्या गए थे। इंडिया से केन्या कैसे गए, हालांकि इसका कोई एविडेंशियल प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जब हमने रिलेट करना कोशिश किया तो जो केन्या है ना वो भी ब्रिटिश कॉलोनी रहा हुआ है, यानी कि ब्रिटिशर्स का यहां पर शासन रहा है, और ब्रिटिशर्स का शासन रहा है तो डेफिनेटली इंडिया और केन्या के बीच में जहाज आते जाते रहे होंगे। तो उसमें यह जानकारी दी गई है कि यह जहाज से ही यहां पर पहुंचा था, उड़कर नहीं पहुंचा था, इतना देर उड़ने वाला विषय नहीं है ये। तो बोले जहाज के थ्रू ही यहां पहुंचा और केन्या पहुंच करके गंदगी पर जीने लगा। असल में कौवे को गंदगी खत्म करने वाले स्कैवेंजर के रूप में भी लोग ट्रीट करते हैं कि यह गंदगी को खत्म कर देता है। टन्स ऑफ कचरा खा जाता है ये, यानी कि जो सड़ा गला पदार्थ है उसको खाने के लिए जाना जाता है। तो बोले कौवा जो है ना ये उड़ के मतलब बैठ करके तो आया था जहाज पे ही, जहाज से आया और यहां पर इसने खूब सारी गंदगी देखी, मीट मांस देखा, कोस्टल एरिया देखा, तो कोस्टल एरिया पर ये डेवलप होता चला गया। मिलियंस ऑफ कौवा जो ये इंडियन कौवा है ये यहां पर उपलब्ध है, और ये यहां पर यहां की कृषि को, यहां के छोटे पक्षियों को, और सबसे ज्यादा केन्या के तट पर बैठ के जो लोग नज़ारे देख रहे हैं सी बीच का, उन बैठे हुए लोगों को भी ये दुखी करने लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जो केन्या है वो इन कौवों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इनके प्रमुख कारणों में इसने बताया कि यहां पे जानवर हों, रेप्टाइल्स हों, बकरियों के बच्चे हों, उन पर यह हमला करता है, पोल्ट्री फार्म के चूजे खा जाता है, कृषि को भी नुकसान पहुंचाता है, अनाज के बीज खा जाता है, केन्या में आने वाले टूरिस्ट की नाक में इसने दम कर रखा है, और मतलब इसकी आबादी इतनी बढ़ गई है कि एयरपोर्ट पर उड़ते हवाई जहाज के साथ टकरा जाता है, जिससे कि हवाई जहाज को नुकसान होता है। कुल मिलाकर के केन्या अपनी खूबसूरती को बचाने के लिए और अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केन्या के कौओं को मारने का प्लान कर रहा है। करेगा कैसे, तरीका क्या करेगा, इसके लिए बाकायदा इसने जहर मंगाया है। तो केन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि हम 31 दिसंबर तक 10 लाख कौओं को खत्म कर देंगे, और इसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक विशेष प्रकार का जहर मंगवाया है, और उस जहर को ये मीट में मिलाकर होटल वालों को देंगे, और होटल वाले इस स्टार लाइसाइड नाम के जहर को मीट में मिलाकर जब देंगे तो मीट खाने कौवा चला आएगा, कौवा वो मीट खाएगा और खा करके वो वहीं मर जाएगा। अब अगर उस कौवे को किसी ने खाया तो वो उससे नहीं मरेगा, ये इस जहर की खासियत है। तो मतलब दाने में यानी मीट में मिला करके कौवा मारने की योजना प्रॉपर तरीके से बना ली गई है। पहले भी हालांकि इस तरह का प्रयास हुआ है, लेकिन अब तो ये पूरी तरह फाइल कर दिया गया है कि भाई इनको खत्म करना है। तो ये तो हुई कौवे की कहानी। कौवा अगर मर गया तो इससे प्रकृति को क्या नुकसान होगा इसकी दिक्कत नहीं है, टूरिज्म आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। देखिए इकोसिस्टम में अगर कोई भी जीव इकोट्रॉफिक लेवल से गायब होता है तो उसकी कीमत इकोलॉजी को चुकानी पड़ती है, लेकिन मानव अपने स्वार्थ के लिए, इनके नियंत्रण को स्थापित रखने के लिए नस्ल ही खत्म कर रहा है। केन्या जो कि एक अफ्रीकी देश है, ज्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, उससे ऐसी बात सुनकर के दिमाग में ख्याल आता है कि इनको नेचर का ज्यादा जानकारी नहीं होगा। इसके जस्ट उलट अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भाई साहब वहां पर भी प्लानिंग हो रही है, और किस चीज की प्लानिंग हो रही है, उल्लुओं की मारने की प्लानिंग हो रही है। पाकिस्तान के गधों का हमने सुना था, लेकिन अमेरिकी उल्लुओं की चर्चा आज के सेशन में। और ये क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे केन्या में कौवे मारे जाने की बात आई कि वो अपने यहां की चीजों को बचाना चाहते हैं इसलिए कौवे मार रहे हैं, इसलिए यहां पर भी छोटे उल्लुओं को बचाने के लिए बड़े उल्लुओं को मारने की बात चल रही है। ठीक है, इनका मानना है कि अमेरिका में स्पॉटेड उल्लू उनकी प्रजाति विलुप्त हो रही है, इसलिए जो बड़े उल्लू हैं उनमें उनका नाम है बार्ड उल्लू, बोले उनको मारा जाएगा। तो देखिए इतने विचित्र प्रकार के उल्लू पाए जाते हैं, इनमें से जो बार्ड उल्लू है उसको मारा जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जो स्पॉटेड उल्लू है ना, इसको बचाने के लिए बार्ड उल्लू को मारने की बात चल रही है। दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ उल्लू रहते हैं,
उनमें से 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में उल्लू रहते हैं। अमेरिका में लगभग 4.5 लाख के आसपास ऐसे बाढ़ उल्लुओं की पॉपुलेशन बताई जा रही है। तो ये बाढ़ उल्लू जो कि एक तरह से समझिए जैसे अपने यहाँ पे नहीं होता है कि लाल मुंह का बंदर और काले मुंह का बंदर, लाल और काले मुंह के बंदर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हालांकि लाल मुंह का बंदर बहुत शैतान प्रकार का होता है, रीसस मकाओ, और वो शैतानी क्या करता है कि बंदर जो लंगूर है वो उसकी वजह से उस जगह को छोड़कर चला जाता है। आपने बहुत सारी ऐसी जगह टूरिस्ट स्पॉट देखे होंगे जहां पर पहले लंगूर दिखते थे, लेकिन अब लाल मुंह के बंदरों ने वहां पर अपना अतिक्रमण कर लिया है। हालांकि लाल मुंह के बंदरों को भगाने के लिए भी लंगूर का यानी दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। ऐसे ही इन उल्लुओं के साथ है कि जो बाढ़ उल्लू है ना वो स्पॉटेड उल्लू को मार भगा देता है। तो बाढ़ उल्लुओं के चलते स्पॉटेड उल्लू खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। स्पॉटेड उल्लू जो छोटा उल्लू है उसको बचाने के लिए, बड़े उल्लुओं को मारने के लिए अमेरिका ने परमिशन दे दी है। ठीक है साहब, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये छोटा वाला उल्लू है, इसको बचाने के लिए बड़े वाले उल्लू की बलि चढ़ाई जाएगी। लगभग 4.5 लाख उल्लुओं को मारने के लिए गोली मारने का आदेश दिया गया और कहा गया है कि भाई जो भी अगर निशानेबाज है तो आइए और इनको मारकर भगाइए। ठीक है, तो एक तरह से बाढ़ उल्लुओं का छोटे उल्लुओं के स्थान पर जो कब्जा है उसके लिए यह सारा कार्य किया जा रहा है। कह रहे हैं कि इन्होंने जंगलों के अंदर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अपना कब्जा कर लिया है, इसके लिए यह सारा प्रयास चल रहा है। तो क्या अमेरिका के अंदर, चलो केन्या के अंदर जो हुआ ठीक है, लेकिन अमेरिका के अंदर इस घटना का कोई विरोध नहीं है क्या? देखिए अमेरिका में इस बात का विरोध है। बहुत सारे संरक्षणवादी वन्य जीव समर्थक लोग इस बात को लेकर बटे हुए हैं। कुछ का कहना है छोटे उल्लू बचने चाहिए, कुछ का कहना है कि नेचर में जो भी है उसके साथ में ऐसा क्यों करना। लेकिन फाइनली वन्य जीव के जो रक्षक हैं उनका कहना है कि किसी भी ट्रॉफिक स्तर पर अगर कोई भी जीव अगर बढ़ जाएगा तो भी इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस में बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर कल को कोई ये कह दे कि इनको मरने मत दो, इनको बढ़ने दो, तो हो सकता है कि इनकी संख्या इतनी बढ़ जाए कि ये अपने आप में एक नया स्थिति बिगाड़ करके कि भाई इन्हीं का प्रकोप होने लगे इनकी वजह से। तो प्रकृति के अंदर बैलेंस की जो स्थिति है उसको स्थापित करने के लिए अमेरिका के द्वारा यह आदेश दिया जा रहा है। ऐसे ही हमारे देश में 2020 में हुआ था, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बंदरों को मारने के लिए, क्योंकि बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक हमारे देश में रहा है, तो 2016 के अंदर बंदरों को मारने के लिए भी परमिशन दी गई थी। मतलब यह है कि अल्टीमेटली जो जीव अत्यधिक संख्या में संरक्षण के कारण बढ़ रहा है उसका भी बैलेंस बने रहना आवश्यक है। इसी के तहत यह प्रयास किया जा रहा है। अब इकोलॉजी से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। इकोलॉजी से जोड़कर देखने के लिए आप यह समझ लीजिएगा कि इकोलॉजी में किसी भी ट्रॉफिक स्तर पर अगर किसी जीव की संख्या में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और उसी इम्बैलेंस को मिटाने के लिए फिजिकल तरीके भी अपनाए जाते हैं। ठीक है साहब, यह था अपडेट। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। बाकी आपके लिए ये सारे अपडेट उपलब्ध हैं, आप इनका उपयोग अपनी सहूलत और सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। साथियों, तीसरी बड़ी खबर बनकर आ रही है, हाल ही के अंदर प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट है धर्म परिवर्तन को लेकर। और उसमें यह कहा गया है कि अगर ऐसे ही धर्म परिवर्तन होता रहा तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना इस देश की, वो एक दिन माइनॉरिटी बन जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों किया ये आज के सेशन में आप समझ रहे हैं। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर माइनॉरिटी में बदल जाएगी, तो इंडिया में मेजॉरिटी हिंदू हैं, ये हिंदू माइनॉरिटी बन जाएंगे। इस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये रिमार्क क्यों है? तो इसके पीछे का कारण है धर्म परिवर्तन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जिस केस में एक व्यक्ति के द्वारा जबरन लोगों का धर्म परिवर्तित करा के हिंदू से उन्हें क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। क्रिश्चियन बनाने वाले व्यक्ति का जमानत यहां पर मांगा जा रहा था, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह मामला आया था। लेकिन अब सवाल बड़ा बनता है कि आर्टिकल 25 जो भारत का मूल अधिकार है उसमें फ्रीडम ऑफ मतलब कॉन्शियस की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, और उसमें धर्म के प्रचार की भी परमिशन दी गई है। तो यहां पर एक बड़ा प्रश्न बनकर आता है, और वो ये है कि धर्म का प्रचार क्या हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अनुसार मूल अधिकार नहीं मान सकते क्या? और जब धर्म का प्रचार होता है तो धर्म के प्रचार से प्रभावित होकर अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म से हमारे धर्म में आता है तो उसमें बुराई क्या है? तो आर्टिकल 25 का जो मिस इंटरप्रिटेशन है उसी के ऊपर सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट का अपना बयान है। तो ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 25 पर ही हाई कोर्ट ने अपना रिमार्क दिया है कि आर्टिकल 25 को आप गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि साहब हम तो धर्म का प्रचार कर रहे थे, सामने वाला धर्म
बदल लिया तो हम क्या करें। तो धर्म का प्रचार का क्या मीनिंग है उसको हम समझेंगे। यानी कि मूल अधिकार जो गिवन है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 में दी हुई है। तो आर्टिकल 19 में जो भाषण अभिव्यक्ति की आजादी है, उस आजादी को कैसे लेना है, आप उसका मतलब कुछ भी बोलने लगेंगे या फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उस पर लागू होंगे, ये बातें मैटर करती हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको ये बात यहां से क्लियर होने लगे। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन विल बिकम माइनॉरिटी वन डे, ऐसा हाल ही में प्रयागराज हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। मामला क्या था इस विषय पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से है कि जो हमारे देश में मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एससी एसटी के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन्हें ईसाई धर्म में अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर उनका किया जा रहा है और इसे तत्काल प्रभाव से रोकने की आवश्यकता है, अदरवाइज बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी। तो मामला क्या था, अब उस मामले को सुनिए। असल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के एक मामले पर टिप्पणी की थी। असल में एक एफआईआर थी, हमीरपुर का एक निवासी था जिसका नाम था रामकली प्रजापति, उसका भाई था रामफल। उसका आरोप है कैलाश के ऊपर। कैलाश क्या है कि वो हमीरपुर से दिल्ली में आयोजित एक सामाजिक समारोह के लिए रामफल को लेकर दिल्ली आया था। मोहदा गांव के रहने वाले कुछ और लोग भी थे जिन्हें समारोह में लेकर आया गया। इसका भाई बीमार था रामकली प्रजापति का, जो कि कैलाश के साथ में दिल्ली आया था, लेकिन ये वापस लौटा नहीं। जब अपने भाई के बारे में इससे पूछा तो पैतृक गांव के बहुत सारे लोग भी उसके साथ कैलाश के साथ साथ जब दिल्ली ले जाए गए तो इसने कैलाश से पूछा कि भाई कहां है। जानकारी बाद में पता चली कि वापस भाई तो नहीं आया है। इसके अंदर जब उसको संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने जानने का प्रयास किया कि मामला कहां फंसा है। पता चला कि उस गांव से बहुत सारे लोगों को यह कैलाश नाम का व्यक्ति दिल्ली ले जाकर एक धार्मिक समारोह में आयोजन में ले जाकर धर्म परिवर्तित करा के क्रिश्चियन बनाकर ले आया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता के भाई रामफल का धर्म परिवर्तन हुआ या नहीं, इस विषय पर काफी ज्यादा कैलाश की तरफ से एक वकील है जो कह रहा है कि सर ऐसा नहीं हुआ, वहीं पर रामफल का रामकली का प्रजापति का भाई कह रहा है कि सर ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो इस बात को लेकर के धर्म परिवर्तन की बातें सुर्खियों में आई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पहुंच गई। ठीक है, यहां पर दावा किया गया, जो कि मतलब ये जो व्यक्ति है रामकली प्रजापति, इसकी तरफ से प्रेजेंट हुए जो महाधिवक्ता हैं, उन्होंने दलील देते हुए कहा कि यहां पर इस समारोह के अंदर लोगों को बड़ी संख्या में ईसाई बनाया जा रहा था और उन्हें भारी मात्रा में पैसा उपलब्ध कराया जा रहा था। आरोपी जो कैलाश है वो ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए गांव से लोगों को ले जा रहा था और उन्हें बदले में भारी मात्रा में धन देकर के बदलवाया जा रहा था। अब यहां पर यह बड़ा सवाल आता है कि ये जो काम कर रहा था क्या ये आर्टिकल 25 के दायरे में है क्या? अगर किसी व्यक्ति का मन कर रहा है कि मैं धर्म बदल लूं तो धर्म बदलने पर फिर कोई सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिक्कत क्या होनी चाहिए? तो इसको एक बार समझते हैं। देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है, लेकिन एक बार के लिए आप आर्टिकल को पढ़ें। भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। 6 प्रॉपर मूल अधिकार हैं, उनमें से ये जो धर्म वाला अधिकार है ये आर्टिकल 25 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। बस यही सारी की सारी कहानी है। मतलब क्या है? ये वाला आर्टिकल स्वतंत्रता देता है। किस चीज की स्वतंत्रता देता है साहब? आपके कॉन्शियंस की, आपके फ्री प्रोफेशन की, कि आपको जो करना है फ्रीली आप उस काम को कर पाएं, उसकी प्रैक्टिस आप फ्रीली कर पाएं, और अपने धर्म को प्रोपोगेट जो है ना वो अपने रिलीजन को कर पाएं। प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की परमिशन देता है आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 के अंदर धर्म को प्रचार करने की, प्रोपोगेट करने की जब परमिशन दी हुई है तो फिर दिक्कत क्या है? तो यहीं से बड़ा प्रश्न बनता है कि जब आर्टिकल 25 कह रहा है कि प्रोपोगेट करिए अपने धर्म को, तो प्रोपोगेट करने के लिए कर दिया उसने, सामने वाले ने बढ़ा दिया, उस धर्म को बढ़ा दिया, तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको कन्वर्ट करा दिया, तभी तो प्रोपोगेट हुआ। सुप्रीम कोर्ट मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई या प्रचार शब्द का अर्थ है बढ़ावा देना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने धर्म, दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कर लेना। बोले तो फिर इसका क्या मतलब है? प्रचार करने का मतलब प्रोपोगेट कैसे होगा? तो आपके धर्म में भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो धर्म के अंदर पैदा तो हो गए लेकिन धर्म को मान नहीं रहे। आज जैसे बहुत सारा यूथ ऐसा है जो कि हिंदू पैदा तो हो गया लेकिन उसे हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में नहीं पता है, हिंदू फिलॉसफी के बारे में नहीं पता है। ऐसी स्थिति में उन्हें आप जानकारी दे रहे हैं, उन्हें आप मजबूत कर रहे हैं, दिस इज प्रचार। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं दूसरे धर्म के लोगों को जानकारी दूंगा। बोले ये धर्म परिवर्तन है।
इस बात पर यह वाली टिप्पणी की गई है, ठीक है ना। तो यहां पर सुनिएगा, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ टू दी health and to other provision of this part, all person are equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion। इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिसका अर्थ यह निकाला जाए कि आप दूसरे का धर्म बदलवा देंगे। अर्थात धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किसी को भी धर्म परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देती। आप कहेंगे सर हमको प्रचार करने की परमिशन दे तो रखी है, बोले प्रचार करने की परमिशन दे रखी है, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे का धर्म बदलवा दोगे। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर यहां पर कमेंट प्रॉपर तरीके से दिया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार इस पर ऐसी ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि रिलीजियस कन्वर्जन एक सीरियस इशू है हमारे देश के अंदर, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन कराने के गंभीर मामले केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश के तहत दिए गए थे। भैया देखो, देश में ऐसे बहुत मामले हो रहे हैं जहां जबरदस्ती धर्म बदलवाया जा रहा है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में आती है जो कि एक मूल अधिकार है। पार्ट 3 का जो मूल अधिकार है उसका प्रोटेक्शन आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि भाई आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक मामला अक्टूबर 2022 में भी आया था, जहां पर मेरठ के अंदर जानकारी निकालकर आई कि कुछ लोगों को पहले किताबें बांटी गई, फिर चर्च बुलाकर उनसे प्रार्थना करवाने लगे। जानकारी मिली कि कोरोना काल में लोगों के पास जब खाने पीने का अनाज खत्म हुआ तो एक बस्ती के अंदर कुछ लोग ईसाई धर्म से मानने वाले पहले आए, आकर के उस बस्ती में रहने लगे। फिर उन्होंने उन लोगों की मदद कोरोना काल में की। थोड़ा मदद करते करते फिर उन्होंने कहा कि और मदद मिलेगी और अनाज मिलेगा, चलो तुम्हें चर्च लेके चलते हैं, और इन लोगों को वहां पर जबरदस्ती प्रेयर्स करवाने लगे। और इस तरह से इन्हें धोखा देकर लगभग 400 से ज्यादा घर ऐसे निकले जिनके 1500 से ज्यादा वोट हैं, उन सबको ले जाकर पहले क्रिश्चियन बनाने का काम यहां पर हुआ। और भी ऐसे धर्मांतरण के मामले हुए हैं। पिछले 9 महीने में 189 ऐसे धर्मांतरण के मामले हुए हैं 2022 के अंदर, जिनके आंकड़े आपके सामने हैं। इसको लेकर के काफी ज्यादा राजनीति भी होती है और राजनीति पर राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी करते हैं। जैसे 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर साफ मैनिफेस्टो में यूपी सरकार ने प्रॉमिस किया था कि फोर्सिबल अगर किसी का रिलीजियस कन्वर्जन कराया गया, जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराया गया है, तो वो एक पनिशमेंट होगा और इसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखा जाएगा। ऐसे ही तमिलनाडु के इलेक्शन में भी बीजेपी मैनिफेस्टो में यह साफ कहा गया था कि काउ स्लॉटरिंग और रिलीजियस कन्वर्जन पर स्ट्रिक्ट पाबंदी लगाई जाएगी। क्या आजादी से पहले भी, क्योंकि हम तो आईपीसी मांगते हुए आए थे, अभी 1 जुलाई से ही तो भारतीय न्याय संहिता लगी है, तो ऐसी स्थिति में पहले क्या हुआ करता था? क्या रिलीजियस कन्वर्जन को पीनल कोड के अंदर डाला हुआ नहीं था? क्या नहीं डाला हुआ था? क्योंकि ईसाई मिशनरीज भी बहुत सारी ब्रिटिशर्स के साथ इंडिया पहुंची थी, और वो यहां पर, क्योंकि ईसाई धर्म भारत में नहीं था, वो ब्रिटिशर्स के साथ और विदेशी यूरोपियंस के साथ ही इंडिया पहुंचा था। उनके साथ बहुत सी मिशनरियां यहां आई थी और वो यहां आकर के लोगों का धर्मांतरण करा रही थी। तो अंग्रेज उस पर कानून बनाकर रोक क्यों लगाएं? तो अंग्रेजी हुकूमत में धर्मांतरण पर कोई रोक नहीं थी, कोई कानून नहीं था। लेकिन उस समय भी 4 रियासतें, राजगढ़, पटना, सरगुजा और उदयपुर ऐसी थी जहां पर धर्मांतरण को लेकर कानून बने हुए थे। सबसे पहले राजगढ़ में हुआ, फिर 1942-45 में सरगुजा में हुआ, 46 में उदयपुर में कानून बना कि धर्मांतरण नहीं करवाना है। ठीक है साहब। ऐसी स्थिति में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर पहली बार 1954 में भारतीय धर्मांतरण विनिमय एवं पंजीकरण विधेयक लाया गया था, लेकिन यह पास नहीं हुआ। उसके बाद 60 में और 79 में बिल तो आए, लेकिन बहुमत के अभाव में पास नहीं हो पाए। 1995 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस RS सहाय की बेंच ने सरला मुदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में धर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने की संभावना तलाशने के लिए कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया था कि एक कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर इस बारे में चर्चा हो। 2015 में लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉ अगेंस्ट फोर्स्ड एंड फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन को लेकर के भी कानून बनाने की सिफारिश की गई थी। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द अथॉरिटी टू इनेक्ट सच लॉ, ऐसा कहा गया था कि राज्य सरकारें चाहें तो वो इस पर कानून बना सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 8 राज्य वर्तमान में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड, इनमें रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर स्ट्रिक्ट कानून ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से तमिलनाडु के अंदर भी एक ऐसा लेजिस्लेशन पास हो चुका है। इसी प्रकार से मतलब राजस्थान के अंदर भी एक लेजिस्लेशन ऐसा पास हो चुका है, और इस प्रकार से यहां पे फोर्स कन्वर्जन को रोकने का प्रयास लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी 2019 के अंदर लॉ कमीशन के सजेशन
जनरेशन पर इस तरह के कन्वर्जन को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कही थी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारे यहां पर धर्म परिवर्तन जो जबरन कराया जा रहा है वो मूल अधिकार के खिलाफ है और ऐसी स्थिति में उसे रोकने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। पड़ोसी देशों में कानून है क्या? बिल्कुल है। म्यांमार में है, नेपाल में है, भूटान में है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है। यहां पर कन्वर्जन को लेकर के सख्त कानून बनाए हुए हैं और इसी के चलते हुए कुछ इस प्रकार से यहां पर आबादी जो डोमिनेटिंग क्लास है उसी की लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है साहब, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आई हो। बाकी मूल अधिकार क्या होते हैं, पार्ट 3 में क्या लिखा गया है, इस पार्ट 3 को प्रॉपर तरीके से इंडियन पॉलिटी में हमने लगभग 7 दिन तक पढ़ाया और समझाया है। अगर आवश्यक लगे तो आप इस जीएस फाउंडेशन बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारी पाठशाला एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। और इसमें जो पढ़ाई हुई जानकारी है वो हमारे नोट्स में भी उपलब्ध है, जो हैंड रिटन नोट्स हैं कुछ इस प्रकार से, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। Hemant Kumar, sir, you are inspiration for I am following since 3 years. Great knowledge on the IR and geopolitics. I made the interest, sir. What course should I pursue in graduation for सब सब्जेक्ट? इंडियन पॉलिटी ले लो, फिर एमए के अंदर जाकर के फिर आईआर पढ़ लेना। संजना सर, सिंगल सब्जेक्ट का नोट्स नहीं मिलेगा क्या? नहीं बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कुरियर चार्ज लग जाते हैं, फिर ये बहुत महंगे पड़ते हैं बच्चों को। चलें आगे। अतुल शक्ति, मी टू, आई लव यू टू। चलें आगे, आइए। लोकसभा चुनाव हो गए, 18वीं लोकसभा बन गई। 18वीं लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री प्लस 71 मंत्रियों ने शपथ ले ली। अब वो मंत्री काम करना शुरू करेंगे। लोकसभा के अंदर आपने शपथ ग्रहण समारोह देख लिया, शपथ ग्रहण के साथ साथ वहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण देख लिया। अब अभिभाषण पूर्ण होने के बाद में बारी है लोकसभा के अंदर काम करने के लिए कमेटी बनाने की। अभी कमेटी क्या होती हैं, आज का सेशन इसी बात पर है। क्या? हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 8 पार्लियामेंट्री कमेटी की घोषणा की है। कैबिनेट कमेटी कहा जाता है उन्हें। उनमें से एक कमेटी एम्प्लॉयमेंट पर है, एक अपॉइंटमेंट पर है, एक इन्वेस्टमेंट पर है, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर, इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 कमेटी का गठन किया गया है। क्या होती हैं ये कमेटी और इन कमेटियों का क्या महत्व है? मैंने इस पर एक सेशन पहले भी कहा था कि इस तरह की एक कमेटी बनाई थी जिसके अंदर मोदी सरकार के द्वारा सरकारी लोगों को, मतलब जो मंत्री हैं, उनको अपने अपने पदों पर इस्तेमाल करने की बात की गई थी। तो आइए मैं आज के सेशन में आपको इन 8 कैबिनेट कमेटी की बात करने जा रहा हूं और ये कमेटी किस तरह से काम करती हैं, क्या इनकी संवैधानिकता है, क्या इनके महत्व हैं, इन सब पर बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सुर्खी देख रहे हैं तो सुर्खी कैबिनेट कमेटी के ऊपर है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। आपको याद होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जब शपथ ली तो 3 तरह के मंत्रियों की शपथ ली गई थी। कैसा? एक कैबिनेट कमेटी स्तर का मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट। 3 तरह के मंत्री थे। अच्छा, अब ये मंत्री बन तो गए, लोकसभा के अंदर जनता बैठ करके, मतलब हमारे जो सांसद हैं वो बैठ करके चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारी लोकसभा बहुत कम समय के लिए बैठती है। अगर हम पिछली वाली 17वीं लोकसभा की बात करें तो 5 साल में पूरे 1 साल भी हमारे माननीय सांसद जाकर बैठे नहीं थे। तो संसद के अंदर तो केवल भाषणबाजी होती है, बस ऐसा ही दिखता है। तो ये कानून कब बन जाते हैं, यह देश कैसे चल जाता है, मतलब देश चलाने के लिए काम कैसे होते हैं। तो काम कैसे होते हैं, इसके लिए बनाई जाती है कमेटियाँ। तो जो ये मंत्री बनते हैं ना अपने, इन मंत्रियों को मिलाकर कुछ कमेटी का निर्माण किया जाता है। तो जैसे 71 मंत्री थे
तो 71 मंत्री हैं, इनमें से कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, इसमें से मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी हैं और इंडिपेंडेंट चार्ज भी हैं। इनको मिला करके कुछ कमेटी बनाई जाती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से पावरफुल कमेटी जो है ना, वो कैबिनेट कमेटी होती हैं। अब आप पूछेंगे कि कैबिनेट कमेटी के काम क्या होते हैं, क्या क्या काम करती है, कौन होता है इन कमेटी में। तो नाम से स्पष्ट है कि कैबिनेट मंत्री होते हैं। जरूरी नहीं है कि कैबिनेट मंत्री ही रखे जाएं, हो सकता है कि कुछ स्टेट मिनिस्टर्स को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन ये कौन डिसाइड करता है? प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। तो देश के प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट कमेटियों का गठन किया जाता है। फिर एक सवाल बनता है, तो ये कैबिनेट कमेटी का बनना क्या संवैधानिक प्रक्रिया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? आंसर है नहीं। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रैक्टिसेस में है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इसका उपयोग रहेगा तो जाकर के संसद अच्छे से चलेगी। तो क्या केवल 8 ही कमेटी होती हैं? नहीं, आवश्यकता के अनुसार कमेटी और भी बनाई जा सकती है। तो हमारे देश में 2 प्रकार की कमेटी होती हैं, एक एडहॉक कमेटी और एक स्टैंडिंग कमेटी। उनमें से स्टैंडिंग कमेटी, जो एडहॉक कमेटी हो जरूरत पड़ने पर, जैसे अगर किसी की जांच करनी है या कोई विषय विषय सामने ला दिया गया तो उस पर जांच करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई, वो एडहॉक में आ गई। लेकिन नियमित रूप से जो कमेटी बनती हैं, हर साल बनती हैं, उनमें से कैबिनेट कमेटी प्रमुख है। ठीक है, तो हमारे देश में कुल कितनी कमेटी हुई? 8। प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में इन 8 कैबिनेट कमेटी का घोषणा कर दिया गया है और ये काम देश के हाई एंड डिसीजंस लेने का करती हैं। ठीक है, तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री कमेटी, उनमें से फाइनेंस कमेटी जो होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, इनके बारे में तो आप पढ़िएगा, क्योंकि पीएसी वगैरह के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कैबिनेट कमेटी की कर रहे हैं। पहला, ये संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, हमारे देश में कमेटी 2 प्रकार की हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। चर्चा हम फिलहाल के लिए स्टैंडिंग कमेटी की कर रहे हैं, यानी कि जो कमेटी परमानेंट आती हैं हर साल, जिनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है साहब, इसके अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा कमेटी के अंदर 8 कमेटियों का निर्माण किया गया। अब यह कमेटी एक बार ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। इन कमेटी में प्रधानमंत्री ही अध्यक्षता करता है। अपवाद यहां पर 2 हैं। कौन कौन से? एक तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अकोमोडेशन, ये वाली जो कमेटी है ना, इसको याद रखिएगा। इसमें देश का गृह मंत्री फिलहाल के लिए अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री बोले तो अमित शाह जी जो हैं, वो कैबिनेट कमेटी ऑफ अकोमोडेशन, निवास के लिए जो कमेटी बनी हुई है, उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे, नंबर 1। ऐसे ही पार्लियामेंट कमेटी और है एक, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, ये वाली, इसकी अध्यक्षता राजनाथ जी करने वाले हैं। मतलब ये बाकी जो 8 कमेटी हैं, इनमें से 2 कमेटी हटाकर बाकी 6 कमेटी जो काम कर रही हैं, इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। अब एक एक करके इन कमेटी के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो पहली बात तो हमने ये जान ली कि इनमें मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री इसमें खुद शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये कमेटी मिलती है। तो अब एक एक करके इन सारी कमेटीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर की बात करें तो ये क्या करती होगी? तो इस कमेटी का काम है कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उनमें कोई दिक्कत ना रहे। मतलब ये चेक करती है कि हमारे देश के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं आ रहा है, राज्य और केंद्र के बीच संबंध ठीक तो चल रहे हैं। तो ये काम करने वाली कमेटी का नाम इंटरनल कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर होता है। इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा खुद से सेलेक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर डाले जाते हैं। दूसरी कमेटी होती है इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक अफेयर का काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यह है कि जो देश के अंदर 1000 करोड़ रुपए से ऊपर के जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, मान लीजिए कि साहब किसी ने कहा कि सर यहां से यहां तक सड़क बननी है, बोले कितने करोड़ खर्च होंगे, बोले 1100 करोड़, तो उसकी परमिशन ये वाली कमेटी देती है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स परमिशन देती है, कोई मिनिस्ट्री परमिशन नहीं देती है। मिलकर के डिपार्टमेंट आपस में मिलकर के परमिशन देते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। साथ ही साथ ये भी देखता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे चल रही है, साथ में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और उनकी प्राइसेस कैसे डिसाइड की जाए, ये काम ये करती है। साथ में देश के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे चलेगा, इंडस्ट्रियल लाइसेंस कैसे बनेंगे, रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारे काम इकोनॉमिक कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपॉइंटमेंट कमेटी और ऑफ कैबिनेट जो है ना, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन ऑफ द कैबिनेट, एसीसी जिसे कहा जाता है, उसका काम है देश के अंदर प्रमुख पदों पर अपॉइंटमेंट देना। जैसे देश का जनरल कौन बनेगा, है ना, तीनों सेनाओं का चीफ कौन बनेगा, आईबी रॉ में किसको पद दिया जाएगा, वो इसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है। ऐसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसके अंदर 4 बड़े लोगों को शामिल किया जाता है। 4 बड़े लोगों के अंदर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री,
मंत्री तो हैं ही हैं, इसके अलावा फिर देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी शामिल किए जाते हैं वित्त मंत्री के समेत। ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर भी सेम इसी प्रकार से 1000 करोड़ रुपए से ऊपर के जो बजट है डिफेंस पर खर्च होने, वो यहां पर डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन कौन सी कमेटी है? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कि भाई जब पार्लियामेंट चल रही है तो उस समय किसी प्रकार का कोई अगर ग्लिच बना हुआ है तो उसे कैसे हैंडल करें, इस बार की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह जी को इसकी दी गई है, ठीक है। ऐसी कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन की, जो हमारे सांसद आएंगे वो कहां रहेंगे, राष्ट्रपति का निवास कौन सा होगा, प्रधानमंत्री कहां रहेगा, इस तरह की जो जानकारी है वो इस कमेटी के द्वारा दी जाती है। साथ ही ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट के अलोकेशंस जो हैं अकोमोडेशन के वो किस प्रकार से हों, तो इस प्रकार की चीजें इस कमेटी के द्वारा की जाती है, ठीक है। ऐसे ही कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होती है, इसी प्रकार से कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल होती है। इन सबका काम होता है मिलकर के सुझाव देना और देश में नीतियां निर्माण करके उनको एग्जीक्यूट कराना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। इस बार की जो कमेटियां हैं इसमें सहयोगी दलों को भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा 4 अन्य मंत्री, डिफेंस, होम, फाइनेंस और एक्सटर्नल मिनिस्टर शामिल किए जाते हैं। हर समय सत्तारूढ़ पार्टी इस कमेटी को अपने पास ही रखती है, जो कि देश के बड़े फैसले लेने के लिए बनाई जाती है। बड़े फैसले मतलब कि अगर देश को किसी पर अटैक करना है या अटैक हो गया तो डिसीजन क्या लिया जाएगा, इस तरह के जो खतरनाक फैसले हैं ना देश की सुरक्षा से जुड़े हुए, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग याद रख सकते हैं। अब ये चीज हमने हिंदी में भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दी है, ठीक है साहब। क्लियर हो गया? ये कैबिनेट कमेटी के ऊपर जानकारी थी। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हमारे कोर्सेज इंडियन पॉलिटी के अंदर की कमेटी कैसे काम करती है ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। आगे बढ़ें। ठीक है, चलें आगे। आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी सुनीता विलियम्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं, जिनके बारे में हमने स्पेस बग से आपके सामने सूचना लाना शुरू किया था, फिर यह बताया था कि हमारी सुनीता विलियम्स जो निर्धारित समय था उस समय पर लौट कर नहीं आ पा रही हैं, तो क्या वो सुरक्षित हैं? हमने इस पर भी सेशन किया था। अब फिलहाल चर्चा यह है कि अगर ये इतने दिन तक स्पेस में हैं तो क्या ये स्पेस में सुरक्षित तो है ना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्पेस में समय से ज्यादा रह जाए तो उसे क्या परेशानी हो सकती है। आज के सेशन में इसी विषय पर चर्चा की जा रही। अर्थात एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्ट्रैंडेड इन आईएसएस नासा बोइंग स्टारलाइनर रिटर्न जो डिले हुआ है, उनके आने के बाद में उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली चर्चा यह है कि उन्हें कई महीने तक भी रुकना वहां पर पड़ सकता है। तो ऐसा सवाल निकल कर आता है कि क्या हो अगर कोई मतलब एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में फंसा रह जाए तो उनको क्या परेशानी आ सकती है। इस पर एक आर्टिकल कवर किया है इंडियन एक्सप्रेस ने। मैं उसी आर्टिकल को आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो सुनीता विलियम्स को हमने अपने सेशन में काफी बार डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है कि उनका जाना कैसे हुआ था। हमने ये बताया था कि अमेरिका के द्वारा यानी नासा के द्वारा सोयूज जो रशियन शिप था उसके थ्रू पहले अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता था, लेकिन नासा ने प्राइवेट प्लेयर्स को आवाज लगाई कि भैया तुम लोग आओ और अंतरिक्ष में लोगों को लेकर जाओ। तो इसमें फिर निकल कर आया स्पेस एक्स ने अपनी तरफ से बनाया क्रू 8 मिशन और जाकर कहा कि ठीक है मैं अपने द्वारा लोगों को लेकर चला जाऊंगा। लेकिन अमेरिका को लगा केवल स्पेस एक्स ही क्यों हो, तो फिर बोइंग को बुलाया गया। बोइंग आया तो बोइंग ने कहा कि ठीक है हम अपना स्टार लाइनर लेकर चले जाएंगे। तो एटलस वी करके एक इनका रॉकेट था, उससे स्टार लाइनर इन्होंने मिशन भेजा और वो मिशन जाकर अंतरिक्ष में लोगों को एस्ट्रोनॉट्स को ले जाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सब कुछ चलता रहा। अब दिक्कत क्या हुई कि स्टार लाइनर तो पहुंच गया, लेकिन स्टार लाइनर जब गया था ना उस समय भी उसको जाने में दिक्कतें बहुत आई थी। दिक्कतें क्यों आई थी? कभी तो उसका हीलियम लीक हो जा रहा था, कभी उसके थ्रस्टर नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी महीने भर के बाद डिले होते होते वो फाइनली लॉन्च हुआ और सक्सेसफुली सुनीता विलियम्स और उनके साथ में एक और सहयात्री को लेकर वो अंतरिक्ष में पहुंचा। दोनों लोग पहुंच गए। इनका आना प्रस्तावित था 10 दिन के भीतर भीतर कि साहब 8 तारीख को जाएंगे, 17 तारीख के आसपास लौटकर वापस आ जाएंगे। लेकिन साहब हुआ क्या, मतलब 5 तारीख के आसपास ये गए थे और 17 के आसपास इनका आने का था। लेकिन हुआ क्या,
स्टार लाइनर लौटने की स्थिति में ही नहीं है। वो वहां पर अटैच तो हो गया, लेकिन अब पता चल रहा है कभी थ्रस्टर खराब हो जा रहा है, कभी हीलियम लीक कर जा रही है। मतलब एक तरह से ये समझिए कि वो पहुंच तो गया, अब लौटने में दिक्कत आ रही है। लौटने में दिक्कत आ रही है तो चिंता इस बात की कि साहब अंतरिक्ष में पहुंच तो गए, लाएंगे कैसे? लाने के लिए क्या सोयूज मिशन को लगाना पड़ेगा या फिर स्पेस एक्स का यूज करना पड़ेगा, क्या होगा? ये तमाम बातें पैरेलली चल रही हैं। लेकिन इस बीच में जब किसी को 10 दिन के लिए भेजा, अब वो महीने भर तक वहीं है, तो उनके मनोदशा पर क्या बीत रहा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सुनीता विलियम्स, क्या उन्हें अंदर कोई एंजाइटी हो रही होगी? क्या उनके मानसिक स्तर पर कोई असर पड़ रहा होगा? क्योंकि अल्टीमेटली टेंशन तो सबको है ना कि यार ये मशीन चल नहीं रही है, लौटेगी नहीं, और लौटेगी नहीं तो कोई दुर्घटना अगर हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? ये स्थिति स्पेस में भिन्न कैसे हो जाती है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। जब हमारे यहाँ से स्पेसशिप के लिए यात्री जाते हैं तो यहाँ और वहाँ में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पर ग्रेविटी है, अर्थ पर ग्रेविटी है, लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी जीरो ग्रेविटी की तरह से माइक्रो ग्रेविटी के रूप में दिखाई देती है। सुनीता विलियम्स के जो फैक्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं। और ये लोग कहाँ जाते हैं? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं, जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो यहाँ पर जब हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एंट्री करते हैं। अब आप देखो, चूंकि इन लोगों को ग्रेविटी मिल नहीं रही है, तो देखो कैसे ये लोग पहुंच रहे हैं। देखो ये पाइप बंधा हुआ है, इनको इस तरह से खींचा जा रहा है, और ये बिल्कुल तरीके से, ये देखो ये गए, और इस तरीके से देखो ये पाइप से खींचकर, ये सब लोग देखो कैसे इनको अपने साथ में खींच खींच करके इधर से उधर मूव करा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग, ये देखो, जीरो ग्रेविटी फीलिंग के साथ हैं यहाँ पे, मतलब ग्रेविटी है ही नहीं। तो जब ग्रेविटी नहीं है ना, तो इससे क्या होता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज कैसे हो सकती हैं? देखो, आप और हम जब खड़े रहते हैं ना, तो खड़े रहने से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो तो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है, वजन नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो डॉक्टरों का कहना है कि ग्रेविटी के अभाव में फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ना, वो प्रभावित होती है। किडनी का जो काम अशुद्ध रक्त को साफ करने का है, वो प्रभावित हो जाता है स्पेस के अंदर। ऐसी स्थिति में स्टोन की समस्या बढ़ सकती है, मतलब किडनी पर गहरा असर पड़ता है अगर समय से ज्यादा कोई स्पेसशिप के अंदर रह जाए तो। सुनीता विलियम्स चूंकि यहां पर पहले भी कई बार जा चुकी हैं और अब टेंटेटिव टाइम से ज्यादा रुकना पड़ रहा है, तो इनकी हेल्थ से रिलेटेड मतलब दिक्कतों का बात करी जाए। जैसे अब आप इन्हें यहां पर देखें कि ये अपने द्वारा, अच्छा दूसरा एक पार्ट और भी है, और वो क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए, एक फिल्म आई थी राजकुमार राव के, नाम था उसका ट्रैप्ड, अगर देखिए तो उसके अंदर क्या एक व्यक्ति को एक परमानेंट कमरे में बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो इसमें यहां पर कोई जबरदस्त सुविधा भी नहीं है, सुविधा नहीं है से मतलब आप देखिए किस प्रकार से व्यक्ति को जिस चीज की आदत नहीं है, तो इससे कहते हैं कि चेहरा भी फूल जाता है। चेहरा फूल जाता है से मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन इस प्रकार से होता है कि चेहरा प्रभावित होने लगता है। इस तरह की दिक्कतें भी यहाँ पे होने लगती है। देखो बाल इनके उठे हुए हैं, यानी बैठ नहीं रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनकी वेन्स में दर्द रहने लग सकता है। कोई व्यक्ति कमरे में अकेला ही बंद है, अकेले बंद रहने से इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो तमाम प्रकार के डॉक्टर्स इनको लेकर अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अब जैसे खाने की बात भी करें तो यहाँ पर भोजन इटसेल्फ एक बड़ी चुनौती है, भोजन का डाइजेशन फिर एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर समय से ज़्यादा रहना, तो यहाँ पर ये तमाम दिक्कतें होना बताया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कुछ लोगों को आप यहाँ पर देखें कि ये पानी की जो बूंद है, ये पानी की बूंद तक जंप कर रही है यहाँ पे। इसका मतलब आप सोचकर देखिए कि कितना कम ग्रेविटी है यहाँ पर, तो इससे जीवन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। जैसे परसिस्टेंट फूड इम्बैलेंस हो सकता है, मसल लॉस हो सकता है, बोन लॉस हो सकता है। इसके साथ साथ इम्यून जो है उसके अंदर दिक्कत आ सकती है, मेंटल हेल्थ को दिक्कत आ सकती है, हार्डवेयर में दिक्कत हो सकती है, विजन के अंदर दिक्कत आ सकती है। इस प्रकार से एस्ट्रोनॉट्स जो यहाँ जाते हैं उन्हें और भी रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, कैंसर की दिक्कत हो सकती है, और मेंटल हेल्थ तो बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि आप अकेले में रह रहे हो और इस बात की नेगेटिविटी चल रही है कि मैं लौट नहीं पा रहा हूं, तो ये दिक्कत का बड़ा कारण बन सकता है। और इतने समय तक आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो कि पूरी तरह से स्ट्रैंडेड है, क्योंकि अब अर्थ से आप 400 किलोमीटर ऊपर हो, ना सूरज की रोशनी है, ना नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो ऐसी स्थिति में इम्यून सिस्टम भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। क्योंकि सभी लोगों को एक छोटी सी जगह में रहना होता है, लंबे समय तक एक छोटी सी जगह में रहना, कोई टाइम का पता नहीं है, सोने के लिए बॉडी क्लॉक का कैसे सेट करना, परिवार के बिना उनके साथ संवाद स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा इन लोगों को घर परिवार के साथ संवाद कराने की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन फिर भी मोशन का सिकनेस होना अपने आप में एक बड़ी दिक्कत यहां पर कंसीडर की जाती है। जैसे आप यहां पर देखिए, यहां पर जब आप इनको जाते हुए देखते हैं तो ये बहुत ही क्रूशियल कंडीशंस में रहते हैं। मतलब अभी आपको मालूम हो तो भारत
इसरो के द्वारा जो गगनयान भेज रहा है उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे उन एस्ट्रोनॉट्स की बकायदा ट्रेनिंग करवाई गई है कि अगर आप जाएंगे तो आपको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप सोचिए, जैसे क्रू 6 लॉन्च जब हुआ तो इसके अंदर जब लोग जाते हैं ना तो एस्ट्रोनॉट्स को एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। ये आसान काम नहीं है। देखकर जो आपको लग रहा है ना कि अरे जाकर मजे ही तो लेने हैं, नहीं भाई, वहां जाकर के उस पूरी कंडीशन में रहना, और सबसे बड़ी बात है कि आपके दिमाग का इतना मजबूत होना कि आपको इस बात का डर ना सताए कि मेरे साथ क्या होगा फ्यूचर में। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। इसको लेकर के अभी फिलहाल के लिए चर्चा चल रही है, ठीक है ना। तो अब आने वाले समय में खैर उम्मीद की जा रही है कि इन चीजों से मतलब निपट लिया जाएगा, क्योंकि उनको प्रॉपर डाइटरी प्लान और चीजों को प्रोटेक्शन के लिए सुविधाएं विकसित कर दी गई हैं। लेकिन फिर भी देश में इस तरह की तमाम चीजें आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि यहां पर इनके मेंटली फिट रखने के लिए फिजिकल हेल्थ, रिलैक्सेशन एंड सेल्फ केयर, सोशल अल्टरनेटिव्स, इन सब के माध्यम से इनको फिट रखने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है साहब। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई हो। इसके साथ साथ आप और हम इस बात की शुभकामनाएं दे सकते हैं कि सुनीता विलियम्स धरती पर सुरक्षित लौटेंगी और देश का मान बढ़ाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इतनी देर तक सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी फिर मुलाकात करेंगे सोमवार के दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।